तो गाँव वालों, लास्ट वीडियो में हमने किया इस चैप्टर के बेसिक्स और टॉपिक्स देखे, कितने हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं, राइट। इस वीडियो में हम करेंगे फैराडे लॉ। देखो, फैराडे लॉ एक इंपॉर्टेंट लॉ है। फैराडे लॉ और लेंज लॉ दोनों के ही वीडियोस को ध्यान से देखने का, और इजीली जितना आप पढ़ रहे हो वो साथ साथ में लिखते रहना, ताकि आपको साथ में ग्रैब हो जाए। और हो सके तो अभी साथ में ही क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कर लेना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ क्वेश्चन के पीडीएफ की लिंक दे दूं मैं आपको, ठीक। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं फैराडे लॉ। देखो, मेन कंटेंट पहुंचाऊंगा तो ध्यान से सुनते रहना, वरना फैराडे साहब की जो कहानी है वो तो बहुत लंबी है। तो फैराडे साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट खोज किया, और वो जो खोज हुआ था वो गलती से हुआ था। तो सिंपल सी बात है, आधे से ज्यादा खोज तो हुए हैं वो गलती से ही हुए हैं। मतलब साइंटिस्ट कुछ और खोज करने की कोशिश कर रहे थे, और खोज कुछ और हो गया तो उन पे उनका नाम हो गया। तो वैसे ही वाले ये भी थे कि फैराडे साहब ने गलती से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का खोज किया। हुआ कैसे कि मान लो ये अपने पास एक कोयल, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। एक कोयल है, नॉर्मल कोयल है, इसमें कुछ भी नहीं लगाया, ना तो बैटरी लगाया ना ही सेल, कुछ भी नहीं लगाया। एक नॉर्मल वायर लिया, उसको लपेट दिया ऐसे करके। अब एक कॉइल था जिसमें उन्होंने क्या किया, नीचे में गैल्वेनोमीटर लगा दिया। इमेजिन कर लेना भाई, गैल्वेनोमीटर क्या कर सकते हैं। तो ये कॉइल जिसमें एक गैल्वेनोमीटर था। अब उन्होंने क्या देखा कि ये मान लो बार मैग्नेट तो देखा है ना, नीला वाला नॉर्थ पोल मानने का और सफेद वाला साउथ पोल मानने का। तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही मैं किसी बार मैग्नेट को सिर्फ कॉइल के अचानक से पास लेके आ रहा हूं, तो गैल्वेनोमीटर जो नीचे लगा हुआ है उसमें डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। उन्होंने क्या देखा कि जब भी किसी बार मैग्नेट को अचानक से किसी नॉर्मल ऑर्डिनरी कॉइल के पास लेके आ रहे हैं, तो गैल्वेनोमीटर का कांटा हिला। अगर गैल्वेनोमीटर का कांटा हिला तो गैल्वेनोमीटर क्या करता था, करंट को सेंस करता था। मतलब करंट होगा तो चिक चिक के पता लग जाएगा, हाँ भाई करंट है। भाई यहाँ पे तो मैंने सेल जोड़ा ही नहीं, नहीं तो सेल जोड़ा, नहीं तो मैंने स्विच में जोड़ा, कुछ किया ही नहीं मैंने। सिर्फ नॉर्मल एक वायर है, ऑर्डिनरी वायर है, इसके पास में अगर नॉर्थ पोल का ला रहा हूँ खींच के ऐसे जबरदस्ती, जल्दी से अचानक से मैं नॉर्थ पोल के लेके आ रहा हूँ, तो करंट मतलब इस गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे करंट पैदा हो रहा है। मतलब यहाँ पे इस नॉन लिविंग थिंग में अपने आप करंट पैदा हो रहा है। इस चीज की खोज की थी फैराडे साहब ने, और ये चीज सबसे पहले किसने देखा था, फैराडे साहब ने। फिर उन्होंने, देखो ये कहानी तो सुननी पड़ेगी आपको ताकि आपके जो टॉपिक है इजीली क्लियर हो जाए। तो उन्होंने क्या देखा कि जब भी किसी बेसिक ऑर्डिनरी कोयल, नॉर्मल कुछ भी नहीं जोड़ा था, सेल वेल कुछ भी नहीं, एक नॉर्मल कोयल लिया, उसके जो दो वायर निकलेंगे उसको हमने गैल्वेनोमीटर में जोड़ दिया ऐसे करके, ठीक। और जैसे ही अब अपने पास नॉर्थ पोल ले लिया हमने, नॉर्थ पोल को जैसे ही पास लेके आते, मतलब बार मैग्नेट ले लिया जिसमें दोनों पोल होंगे, तो नॉर्थ पोल को मैं ऐसे इधर रख रहा हूँ, और नॉर्थ पोल को जैसे ही पास लेके आता हूँ तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाता, मतलब इस कोयल में करंट बन रहा था। फिर अचानक से उन्होंने दूर करके देखा तो करंट दूसरे डायरेक्शन बनने लग गया था। मान लो कि पास लाने की वजह से गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन इधर दिखा रहा है, तो जैसे मैं अचानक से दूर खींचूं तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन इधर दिखा जा रहा था। मतलब उन्होंने क्या देखा कि भाई साहब जैसे ही मैं बार मैग्नेट को पास या फिर दूर ले जाता हूँ, दोनों ही केस में इस कोयल में अपने आप करंट पैदा बन जा रहा है, मतलब करंट पैदा हो जा रहा है, करंट इंड्यूस हो जा रहा है। तो उन्होंने बोला ओहो, ये तो आज से पहले खोजा ही नहीं गया। अगर ये खोजा ही नहीं गया तो ये तो मेरी खोज। तो भाई साहब उन्होंने पूरी कोशिश की कि इससे रिलेटेड और चीजें खोजूं, और कैसे कैसे करंट बन सकता है, अपने आप करंट कब पैदा होता है ये देख लूं मैं, ताकि कोई और साइंटिस्ट अपना नाम साथ में ना जुड़ सके। लेकिन उन्होंने, देखो कोशिश तो उन्होंने बहुत की, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी खोज के निकाल दी उस टाइम पे, और रिलेटेड चीज भी खोज के निकाल दी। उन्होंने क्या देखा कि देखो, पहले तो उन्होंने सोचना स्टार्ट किया कि ऐसा हो क्यों हो रहा है कि जैसे ही मैं देखो, अब ये भी चीज इमेजिन कर लेना भैया, ये मान लो बार मैग्नेट है अपने पास, ठीक, नीला वाला नॉर्थ पोल और सफेद वाला साउथ पोल। तो जैसे ही नॉर्थ पोल में से, आप सबको पता है ना, मैग्नेटिक फील्ड बनाते थे हम बार मैग्नेट की वजह से, तो नॉर्थ पोल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और घूम के वापस साउथ पोल में, ओह सॉरी, तो देखो नॉर्थ पोल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे करके निकलती हैं और साउथ पोल में एंट्री है ना, 3D में निकल रही होंगी, तीनों डायरेक्शन में ऐसे करके निकल के इसमें एंट्री, 3D में ऐसे करके निकल के। अब जब हो क्या रहा होगा, जब ये कॉइल बहुत दूर रखा है तो इसके अंदर से कुछ मैग्नेटिक फील्ड तो जा नहीं रही होगी। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा, मैं जैसे ही नॉर्थ पोल के पास लाऊंगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से गुजरने लग जाएगा, और जैसे जैसे पास जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने की वजह से करंट में, मतलब कॉइल में करंट बन रहा है। देख रहे हो क्या सोचा उन्होंने, क्या इमेजिन किया। बहुत, मतलब ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, उनको करीब 7-8 साल लग गए होंगे ये चीज़ सोचने में। देखो, तो उन्होंने क्या सोचा कि जैसे ही मैग्नेट को मैं पास लेके आ रहा हूँ तो इस कॉइल के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जाने लग जाएगा, जिसकी वजह से करंट बन रहा है। मतलब जब भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो करंट बनेगा। उन्होंने ये दिमाग लगाया। फिर उन्होंने सोचा अच्छा, जब मैं दूर लेके जा रहा हूँ तब भी तो करंट बन रहा है, जब मैं इसी नॉर्थ पोल को यहाँ पे ला के रखा था, जब तो पता है ला के रख दोगे तो करंट नहीं बन रहा था, लेकिन जब पास लेके आ रहे थे तब करंट बन रहा था, और जब दूर लेके जा रहे थे तब करंट बन रहा था। अब सुनो, तो उन्होंने बोला कि अच्छा, पास लाने तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने की वजह से करंट बनता है, लेकिन जब मैं दूर लेके जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। अरे नॉर्थ पोल को दूर लेके चले जाओगे तो इसके अंदर से जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड तो कम हो जाएगी,
तो जैसे ही मैं नॉर्थ पोल को दूर लेके जा रहा हूँ तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड घट रही है, और घट रही है तब भी करंट बन रहा है। मतलब बढ़ने की वजह से भी करंट बनेगा और घटने की वजह से भी करंट बनेगा। यानी कि उन्होंने बोल दिया ओहो, इसको चेंज कह सकते हैं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जब भी चेंज होगा, अब चेंज मतलब तो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो पहला पॉइंट उन्होंने इतने लेट जाके पकड़ा कि अच्छा, कि जब भी किसी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो करंट इंड्यूस हो जाएगा, मतलब करंट पैदा हो जाएगा इसके अंदर। ये एक अच्छा पॉइंट पकड़ा उन्होंने। उसके बाद उन्होंने नहीं, थोड़ा सा और खोज कर लेना चाहिए, पता चले कुछ छूट जाए। तो उन्होंने प्रिंट कराने से पहले, मतलब अपना लॉ देने से पहले, उन्होंने कि देखो एक बात तो कंफर्म होगी, आप भी मेरे साथ बोलो। पहली बात क्या कंफर्म हुई कि जब भी किसी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो वो बोलने की हो रही है। अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो कोशिश करो बोल लो, जैसे आप बोलोगे ना तो आपके टंग पे बैठ जाएगा ये चीज़, और फिर आपको समझने में आसानी होगी। ये नॉर्मल सी चीज़ें होती है, इसलिए क्लास में हम बुलवाते हैं बच्चों से। बोलो, जब भी किसी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो उस कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाएगा। बोलने की हो रही है एक बार, जब भी किसी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, चेंज मतलब इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकता है, तो इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो पहली चीज तो उन्होंने ये देखी। दूसरी चीज उन्होंने देखी कि एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, देखो। दूसरी चीज उन्होंने देखी कि एक काम करो, मैग्नेटिक फील्ड ले लिया ऐसे करके। सबको पता है क्रॉस मतलब क्या होता है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर था, अंदर की तरफ। और ये बी जो लिया ना मैग्नेटिक फील्ड, वो यूनिफॉर्म ले लिया। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं कर रहे इस बार। तो सिंपल सी बात है, जब मैं नॉर्थ पोल को पास ले रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था, घट रहा था। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज ही नहीं करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड को कर दिया यूनिफॉर्म, मतलब कांस्टेंट हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इसके अंदर एक नॉर्मली आर्बिट्री वायर रख दिया हमने ऐसे करके। क्या रख दिया, आर्बिट्री वायर, आर्बिट्री शेप का, और इसी में जोड़ दो ऐसे करके। जो दो वायर निकले होंगे ऐसे करके, मैंने एन टर्न्स वाले वायर जोड़ दिए, उसमें जो दो टर्न्स निकले होंगे उसको जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर से यहाँ पे ऐसे करके जोड़ दिया। गैल्वेनोमीटर का कांटा कहाँ होता है, जीरो यहाँ पे होता है, ऐसे करके होता है। और ये रहा, मैं आपको गैल्वेनोमीटर दिखा भी देता हूँ, है हमारे पास गैल्वेनोमीटर। ऑल्दो ये खराब हो गया, देखो आपको पता होना चाहिए गैल्वेनोमीटर इज द मोस्ट सेंसिटिव डिवाइस। अगर पता है, ये नॉर्मली गैल्वेनोमीटर, आपको फिजिक्स के लैब में ऐसे गैल्वेनोमीटर देखा भी होगा आपने, है ना। तो ये गैल्वेनोमीटर, इस गैल्वेनोमीटर को इतना सेंसिटिव डिवाइस होता है, मतलब इतनी जल्दी खराब होता है पूछो मत। इस गैल्वेनोमीटर को पकड़ना और ऐसे ऐसे एक बार सेक कर दो बस। जैसे आपने इसको ऐसे ऐसे सेक कर दिया ना, ये ऑलरेडी खराब है इसलिए कर रहा हूँ मैं। स्कूल के डिवाइसेस को ऐसे, मतलब गैल्वेनोमीटर को ऐसे ऐसे करके अगर आपने गलती से सेक कर दिया तो वो निपट लेगा, फिर खराब हो जाता है। तो ऐसा करने की नहीं हो रही है। अगर आपने अपने स्कूल के गैल्वेनोमीटर खराब कर दिया तो आप ही का प्रैक्टिकल नहीं होगा, करना मत, मजाक। मतलब आपको पता होना चाहिए सेंसिटिव है, ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी होती, ज़्यादा हिलाना होता है इसको। तो ये अपने पास गैल्वेनोमीटर, तो एक गैल्वेनोमीटर का जो ये वाला नट है वहाँ पे दोनों वायर हमने इसे जोड़ दिया। और देखो ध्यान से अगर आपको दिख जाए इसमें, तो गैल्वेनोमीटर का कांटा जो है वो जीरो बिल्कुल बीचों बीच होता है, करंट इधर और इधर रिफ्लेक्शन दिखाता है, ठीक। तो देखो अब मैंने क्या बोला कि जैसे ही एक आर्बिट्री वायर ले लिया हमने, इसको गैल्वेनोमीटर में जोड़ दिया, और मैग्नेटिक फील्ड इस बार कांस्टेंट था। उन्होंने क्या किया, वायर को पकड़ा, अचानक से खींचा, जिसकी वजह से क्या होगा, एरिया इंक्रीज हो जाएगा। अचानक से ऐसे करके खींचोगे तो एरिया बढ़ेगा। तो एरिया बढ़ने की वजह से हो क्या रहा था कि देखो पहले कितनी मैग्नेटिक फील्ड जा रही होंगी, बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड जा रही होंगी। जब एरिया इतना सा था तो मैग्नेटिक फील्ड कम जा रही होगी। अब जब एरिया इतना बड़ा हो गया खींचने की वजह से, तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा जाएंगी, तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, तो फिर से इसके अंदर करंट बन गया था। उन्होंने बोला कि अच्छा, इस बार तो मैंने यू को कंफर्म कर दिया था, मतलब यू को कांस्टेंट कर दिया था, मैंने तो सिर्फ एरिया चेंज किया है। अब उन्होंने बोला कि अच्छा, बढ़ाने से मतलब करंट बन रहा है, तो श्रिंक करके देखता हूँ। तो उन्होंने एकदम से श्रिंक किया तो अब भी करंट बन रहा था। मतलब पहली बात तो हमें ये पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से करंट बनेगा। फिर दूसरी बात हमें पता चली कि एरिया के चेंज होने से भी करंट बन रहा था, एरिया के चेंज होने की वजह से भी करंट बन रहा था। तो उन्होंने दो, मतलब ज़्यादा थोड़ा बहुत दिमाग लगाया, और फिर उन्होंने सोचा कि अच्छा देखो, बी के चेंज होने की वजह से भी हो रहा है और ए की चेंज होने की वजह से भी करंट बन रहा है, दोनों केस में करंट इंड्यूस हो रहा है अपने पास। तो उन्होंने बोला क्या दो अलग अलग चीज़ें कैसे कहें। तो हमने लास्ट वीडियो में मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर्मूला याद है। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला था वेक्टर फॉर्म, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, है ना। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो भी करंट बनेगा, और एरिया चेंज होगा तो भी करंट बनेगा। तो मैं दो अलग अलग चीजें क्यों कहूं, ये ना कह दूं कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, फाई बी, जब भी किसी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा। और यही लाइन उन्होंने प्रिंट करवा दी। सिंपल सी बात है, देखो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तब भी फ्लक्स चेंज होगा, और एरिया चेंज होगा तब भी फ्लक्स चेंज होगा। तो दो अलग अलग चीजों को लेके कहने से अच्छा है कि आप मैग्नेटिक फ्लक्स के टर्म में कह दो। तो जो फैराडे साहब ने प्रिंट करवाया वो मैग्नेटिक फ्लक्स के तौर पे करवाया। उन्होंने क्या कहा कि जब भी, अब जो मेन लाइन है फैराडे साहब की, जब भी किसी कॉइल के थ्रू
मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। चेंज मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो जब भी किसी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उस कॉइल में करंट अपने आप पैदा हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। समझे? वापस से बोलता हूँ इस लाइन को एक बार, मतलब बोल लेना साथ में। बोलो कि जब भी किसी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इस कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाएगा। अब जो करंट इंड्यूस होगा उस करंट इंड्यूस में देखो सिंपल सी बात है, किसी भी कॉइल में अगर करंट बन रहा है, आई बन रहा है, तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस हुआ होगा, है ना। मतलब एक एंड जो है वो पॉजिटिव एंड, एक एंड नेगेटिव एंड हुआ होगा। तो जो फेरेडे साहब ने फॉर्मूला दिया वो डायरेक्टली करंट का फॉर्मूला नहीं दिया उन्होंने। उन्होंने एक डायरेक्ट दो करंट तो पैदा हो रहा था तो उन्होंने डायरेक्टली करंट का मतलब फॉर्मूला नहीं दिया। उन्होंने बोला कि देखो कि जब भी किसी कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें करंट बनेगा भैया, है ना। करंट बनेगा तो मतलब वोल्टेज डिफरेंस भी क्रिएट होगा, क्योंकि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि ईएमएफ, देखो पोटेंशियल डिफरेंस को ना ईएमएफ दिमाग में सेट करके चलना, कि जो ईएमएफ जनरेट हुआ होगा, ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा, पैदा हुआ होगा ईएमएफ, उसका फॉर्मूला दिया उन्होंने। और उन्होंने कहा फॉर्मूला है माइनस के एन डी फाई बाई डी टी। ये फॉर्मूला उन्होंने प्रिंट करवाया स्टेटमेंट के साथ। तो फेरेडे साहब की आपको स्टेटमेंट आनी चाहिए जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो ये राम कहानी ना जितनी मैंने आपको सुनाई है, अगर आपको ये पता है तो कहीं जाके आप इसके सारे क्वेश्चन हिट कर पाओगे और सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हिट कर पाओगे। अगर राम कहानी बच्चों को नहीं पता हो तो डायरेक्टली फॉर्मूला रट लेते हैं तो कॉन्सेप्चुअल में जाके फंस जाते हैं बच्चे, दिक्कत ये है। तो आपको स्टेटमेंट मैं यहाँ पे मतलब स्क्रीन पे दिखा दूंगा, लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, स्टेटमेंट आप खुद लिख लेना, एक बार रीड कर लेना इसको, है ना। जो मेन फॉर्मूला दिया था ईएमएफ का, ईएमएफ इजिकल टू माइनस के एन डी फाई बाई डी टी। अब मैं इसी को ईएमएफ को बार बार ईएमएफ ना लिखे सिर्फ ई लिखूंगा, तो ई इजिकल टू माइनस के एन डी फाई बाई डी टी वॉज द फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो एन क्या है, एन मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स, इस कॉइल में कितने टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स। एंड दूसरा डी फाई, देखो फाई मतलब तो फ्लक्स है और डी फाई मतलब चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के साथ मतलब कितनी स्पीड में उसको लेके जा रहे थे और कितनी स्पीड में लेके जा रहे थे, है ना। तो ये अपने पास मेन फॉर्मूला था। तो दूसरा सेंटेंस मतलब सर आप तो बोल रहे थे करंट इंड्यूस होगा, आप तो ईएमएफ का फॉर्मूला दिए जा रहे हो। सिंपल सी बात है। देखो अगर फैराडे लॉ की बात करूं मैं तो आपको पता कितनी चीजें होनी चाहिए, एक तो स्टेटमेंट पता होनी चाहिए और दूसरा ईएमएफ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो साइंटिस्ट ने पूछ लिया सर आप तो कह रहे थे करंट इंड्यूस होगा, इसमें तो करंट इंड्यूस हो रहा है, तो करंट का फॉर्मूला तो दो। उन्होंने बोला यार ईएमएफ का फॉर्मूला दे दिया ना तो ओम्स लॉ लगा दो, देख रहे हो। उन्होंने कहा तीसरा लगा दो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ तो एप्लीकेबल होगा ही होगा। ओम साहब ने क्या कहा था हमें कि V इज इक्वल टू आई आर, कहा था कि नहीं कहा था। तो I निकालो यहाँ से, R किस में मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, तो I इज इक्वल टू V अपॉन में R बनता है। अब V मतलब भी पोटेंशियल डिफरेंस है, E मतलब भी पोटेंशियल डिफरेंस है, तो भेदभाव थोड़ा ना करेंगे। देखो ये भेदभाव ना V और E में भेदभाव चैप्टर नंबर 3 में ही है बस, बाकी चैप्टर में नहीं है। तो मैं इसी को लिख दूंगा कि V की जगह में E लिख सकते हैं हम, तो I इज इक्वल टू E बाई आर, यानी कि मैं आप दोबारा लिख देता हूँ। I का जो फॉर्मूला है वो E अपॉन में R है, यानी कि EMF जो कि आप इस फॉर्मूले से निकालोगे, पहले ईएमएफ कैलकुलेट करो, उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, करंट निकल जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन में एक चीज और पूछ लेते हैं कि पता है क्वेश्चन कैसे देंगे कि आपको फ्लक्स दे देंगे, मतलब चेंज इन फ्लक्स दे दिया, चेंज इन टाइम दे दिया, एन दे दिया, और आपको बोलेंगे ईएमएफ निकालो। तो आप तो नॉर्मली इस फॉर्मूले को लगा के ईएमएफ निकाल दोगे, फिर बोलेंगे करंट निकालो, तो उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करके निकाल दूंगा। फिर पूछ लेते हैं चार्ज निकालो, 3 सवाल पूछ लेते हैं, पहला ईएमएफ, दूसरा करंट और तीसरा चार्ज। और बच्चा चार्ज का फॉर्मूला भूल जाता है कि करंट से चार्ज कैसे निकालेंगे बताओ। अरे भैया सीधे सीधे बात है, तीसरा अगर आपसे पूछ रहा है करंट, चार्ज पूछ रहा है, तो करंट का फॉर्मूला नहीं होता चार्ज अपॉन में टाइम। बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए बता रहा हूँ ये चीज वीडियो में कि चार्ज अपॉन में टाइम तो करंट था। अब मुझे टाइम दिया होगा तो मैं इस टाइम को इधर भेजूंगा, तो करंट इनटू में टाइम इजकल टू चार्ज। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे मिले जिसमें चार्ज तक पूछा गया हो, 3 सवाल तो मिनिमम पूछ ही लेंगे। वो बोलेंगे ईएमएफ निकालो, करंट निकालो और चार्ज निकालो, तो आपको ये तीनों फॉर्मूले रिवाइज होने चाहिए, समझे। तो ये अपने पास पूरा कॉन्सेप्ट था फैराडे लॉ का, जो कि आपको पूरा पता होना चाहिए था। मैं वापस एक बार जल्दी जल्दी रिकैप कर देता हूँ ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि आपको कितना चीज याद करके रखना है। तो देखो अपने पास कितनी चीज याद रखनी है कि फैराडे लॉ का स्टेटमेंट क्या था। फैराडे साहब ने कहा कि जब भी किसी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उस कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाएगा, राइट। और उसका मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, तो एक बार रीड कर लेना। दूसरा ईएमएफ का फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए, दैट इज माइनस के एन डी फाई बाई डी टी। एन मतलब है नंबर ऑफ टर्न, डी फाई मतलब है चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। अब इसी के नीचे अगर आपसे करंट पूछ ले तो आप करंट का फॉर्मूला ई बाई आर बताओगे, जो मैंने बक्से में किया वही याद करना है बस। ईएमएफ का फॉर्मूला ये वाला, करंट का फॉर्मूला ई बाई आर, यानी कि यहाँ से ईएमएफ निकाला, रेजिस्टेंस से डिवाइड करके एन से निकाल दिया। फिर पूछ ले चार्ज, तो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, यहाँ से मैंने करंट निकाला था उसको टाइम से डिवाइड मतलब टाइम से मल्टीप्लाई करके चार्ज निकाल दूंगा। तो अब इस पे किस टाइप का क्वेश्चन आता है मैं आपको ये भी एक अंदाजा दे देता हूँ, ताकि आपको जो नीचे पीडीएफ मिलेगा उसमें जो क्वेश्चन होंगे आप वो हिट कर पाओगे।
तो मैं इसको मिटा के जल्दी से आपको समझाता हूँ कि फॉर्मूले उस पे किस टाइप के क्वेश्चंस मैक्सिमम आ सकते हैं। देखो अभी अभी आपने पढ़ ही लिया फॉर्मूला, तो फेरेडे लॉ को वहीं से मेन फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैं कहूँ आपसे कि ईएमएफ का फॉर्मूला क्या दिया था, मैं लिख देता हूँ फेरेडेज लॉ। फेरेडेज लॉ, फ्राइडेज लॉ होना चाहिए था इनका नाम, चलो कोई नहीं, फेरेडेज लॉ। फेरेडे साहब ने क्या दिया था हमें, ईएमएफ का फॉर्मूला दिया था, डेट वाज माइनस के एन डी फाई बाई डी टी, राइट। जहाँ पे एक फॉर्मूला तो ये है। अब इसी के फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बताऊंगा मैं आपको। दूसरा फॉर्मूला क्या था, करंट इजकल टू ई बाई आर लगाना है हमको। और तीसरा फॉर्मूला क्या था, आई इजकल टू क्यू बाई टी से हमें क्यू निकालना था यहाँ से, है ना। ये तीन चीज़ें। अब इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, देखो पहली बात तो डी फाई बाई डी टी सबको पता है डिफरेंशिएशन है ये, है ना, आपने कर भी रखा होगा। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन कर रखे होंगे जहाँ पे फ्लक्स जो दे देंगे आपको ऐसे दे देंगे 3t² प्लस में 5t प्लस में 2 है, तो बताओ नंबर ऑफ टर्न दे दिया मैंने आपको 100, तो बताओ ईएमएफ कितना होगा जब टाइम इजकल टू 2 सेकेंड है। ऐसे करके क्वेश्चन दे देंगे वो आपको। तो मैं कैसे करूँगा, पहले तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। तो पहला क्या है कि मुझे ईएमएफ का फॉर्मूला पता है, माइनस के एन डी फाई बाई डी टी, राइट। अब माइनस का माइनस, एन कितना है अपने पास 100 पुट कर दिया, डी का डी और डी फाई कितना है, यही रहा 3t² प्लस में 5t प्लस में 2 अपॉन में dt कर दिया। अब देखो डी बाई डी टी हो तो डिफरेंशिएशन होता है, सबको पता है। तो पहले डिफरेंशिएट करोगे, फिर टाइम जो दे रखा है उसको पुट कर दोगे। डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, पावर को आगे बुलाओ, पावर में से एक घटाओ, बेसिक सी चीज़ है ये। तो माइनस का माइनस, 100 का 100। अब देखो पावर को आगे बुलाओ और पावर में से एक घटाओ का मतलब क्या है कि इस पावर को आगे बुला के मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 2 जा 6, और फिर पावर में से घटा दो तो 2 माइनस 1 1, टी की पावर 1 बच गया, हो गया डिफरेंशिएशन उसका। फिर 5, टी की पावर कितनी है यहाँ पे 1, 1 आगे आएगा तो 5 इंटू में 1 5 होगा, और फिर पावर 1 को घटा दो, मतलब पावर में से एक घटा दो, तो 1 माइनस 1 टी की पावर 0। और जो नंबर हो सिर्फ उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। आपने कई बार कर रखा होगा, कुछ बच्चों ने नहीं कर रखा होता है या फिर भूल जाते हैं, इसलिए मैंने ये करके भी दिखा दिया आपको। तो माइनस का 100 का 100, यहाँ पे 60 बचेगा, और टी की पावर 0 मतलब 1 होता है, तो 5 इंटू में 1 5 हो जाएगा। अब मैं इसमें टाइम की वैल्यू पुट कर दूंगा जो मुझे गिवन होगी यहाँ से, है ना। तो ई एम एफ इजकल टू आएगा माइनस का 100 का 100, 6 का 6, और टाइम की जगह में टी की जगह में 2 प्लस में 5, इट विल बी माइनस का 100, और यहाँ कितना आ जाएगा 12 प्लस में 5, इट विल बी 17, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1700 आ जाएगा, वोल्ट लिख दोगे, ईएमएफ निकाला है आपने, है ना। तो ऐसे करके एक बेसिक सा क्वेश्चन डिफरेंशिएशन पे बन सकता है। मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूँ कि आपको पहले क्या पूछा सकता है, डिफरेंशिएशन पे क्वेश्चन बन सकता है, और दूसरा बेसिक क्वेश्चन, इसको खोलने का फॉर्मूला आ जाएगा। कई बार क्या करेंगे, आपको बोल देंगे कि आपके पास 5 1 5 2 दे देंगे, तो दो अलग अलग फ्लक्स, इनिशियल फ्लक्स और फाइनल फ्लक्स दे दिया, और बोलेंगे नंबर ऑफ टर्न देके ईएमएफ बताओ या फिर करंट बताओ। तो जब भी दो अलग अलग दे दे आपको, तो E इजकल टू लिखूंगा माइनस के डी फाई, मतलब होता है चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स मतलब 5 2 माइनस 5 1, इनिशियल मतलब फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, अपॉन में T2 माइनस T1 लिख सकता हूँ मैं डेल्टा टी को, है ना। तो इस पे भी न्यूमेरिकल बन सकता है, जहाँ पे आपको 5 2 5 1 दे देगा क्वेश्चन में, नीचे क्वेश्चन कर जरूर लेना ताकि आपको अंदाजा लग जाएगा, और T1 T2 दे देगा। अगर T1 ना दे रखा हो तो T1 हमेशा ऑलमोस्ट 0 होता है, ये भी याद रखना। इसी के बाद तीसरा, इसी को और खोलने के लिए बोल सकते हैं कि फ्लक्स नहीं दिया, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, और बोलेंगे थीटा दे दिया, तो आप इस फॉर्मूले को और खोल सकते हो। जैसे कि मैं लिख सकता हूँ 5 2 की जगह में B2A2 अगर गिवन है, कई बार एरिया सेम होता है, इनटू में cos थीटा, या फिर 5 1 को लिख सकता हूँ मैं B1A1 cos थीटा। तो जैसा क्वेश्चन गिवन हो वैसा ही मैं इसको भी खोला जा सकता है, मतलब फ्लक्स को भी और खोल सकते हैं। तो मैक्सिमम ये 3 टाइप के ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, या तो डिफरेंशिएशन पे क्वेश्चन मिलेगा, या फिर 5 2 माइनस 5 1 करना पड़ रहा होगा आपको, या फिर 5 1 5 2 पहले निकाल के वापस इसमें आगे पुट करना पड़ रहा होगा, और उसके बाद करंट और आपसे चार्ज पूछा जा सकता है। तो ये मैक्सिमम क्वेश्चन है फैराडे लॉ पे। अगर मैं पूरे वीडियो में फैराडे लॉ को कंफर्म कर, देखो इससे ज़्यादा फैराडे लॉ नहीं पढ़ना आपको, जितना कम शॉर्टेज में जितना ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर सकता था मैंने पूरी कोशिश की है, और इससे ज़्यादा शॉर्टेज कंटेंट आपको मिलेगा भी नहीं, डायरेक्ट कंटेंट। उल जलूल बहुत ज़्यादा है फैराडे लॉ में, आपको जितना मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ उतना ही याद रखना है सीबीएसई बोर्ड के लिए, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। पहली बात तो क्या, आपको स्टेटमेंट रेडी होनी चाहिए फैराडे लॉ, एक नंबर में पूछी जाती है, डिफाइंड फैराडे लॉ या फिर स्टेट फैराडे लॉ ऐसे बोल देते हैं। तो जो मैंने फैराडे लॉ की स्टेटमेंट बताई थी, वो जो यहाँ पे लिखी आई थी वो आप कर लेना। तो फैराडे लॉ का स्टेटमेंट रटा होना चाहिए, और इतने फॉर्मूले रटे होने चाहिए जो मैंने बताया आपको। और क्वेश्चन मैक्सिमम कितना हो सकता है, या तो डिफरेंशिएशन, या फिर खोलने का, या फिर फ्लक्स को भी खोलने का हो सकता है ना, मैक्सिमम ये पूछा सकता है। और जैसे आपने ईएमएफ निकाल लिया, चाहे डिफरेंशिएशन से निकालो और चाहे इन फॉर्मूले से निकालो, तो ईएमएफ निकालने के बाद वो आपसे करंट भी पूछ सकते हैं, तो रेजिस्टेंस डिवाइड कर देना, और चार्ज पूछ ले तो ये वाला फॉर्म लगा देना, बस खत्म। इससे ज़्यादा आपको फैराडे लॉ में कुछ भी नहीं करना, ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया फैराडे लॉ का। क्लियर?
तो चलो इस वीडियो में इतना ही। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेंस लो के साथ। और ऐसी 4 मेन वीडियोस बना के ही मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, ताकि आपका फर्स्ट टर्म तक जितना सिलेबस हो सके। तो चलो जल्दी से वीडियो लाइक करते रहो, अपने दोस्तों को शेयर करते रहो और कमेंट करके जो आपको मन लगे बताते रहना, ताकि हमें भी अंदाजा लगते रहे कि हम कुछ तो अच्छा काम कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भागो, बाय बाय।